चलिए, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है साथी पीएससी एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से 8 रोजाना साध्य आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू महामैराथन लेकर आने वाला है। रोजाना ये कक्षाएं चलने वाली है 4 बजे से लेके 8 या 8:30 बजे तक। तो सभी बच्चे इस महामैराथन का लाभ अवश्य उठाएंगे, रोजाना कनेक्ट होंगे मेरे साथ, परीक्षित सर के साथ, हेमा मैम के साथ। हम तीनों बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो बिल्कुल इंप्रूव हो और प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करवाने का। जैसे कि साध्य का नारा है कि 1 लाख प्रश्न आपको करवाने हैं हमको एग्जाम से पहले, और उसी के संदर्भ में आज हमारा तीसरा चौथा क्लास है तो कंटिन्यू करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। चलिए भाई, जल्दी से पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अ, शब्द विचार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, खासकर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो आपका पहला स्टार्टिंग का यूनिट है ये व्याकरण के अंतर्गत इकाई 2 है, उससे संबंध, उसके संदर्भ में आज का क्लास रहने वाला है। चलिए भाई, जल्दी से शेयर कर देंगे लिंक को, जल्दी से शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तैयार सबके सब? चलिए, बहुत बढ़िया। 100 बच्चे ऑनलाइन हो चुके हो, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं। बाकी जो बच्चे लेट से जुड़ेंगे वो वीडियो थोड़ा पीछे करके स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो मैं थोड़ा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द विचार और शब्द रूप और शब्द रचना पर आधारित हमारे प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इकाई 2 में ये टॉपिक आपका है और प्रयास करेंगे कि यहाँ के अच्छे अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल और कूट वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर बनाकर लेकर आया हूँ। और बिल्कुल प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे उत्तर देने का आप लोगों को प्रयास करना है। तैयार सभी के सभी? बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। उससे पहले ये खास जानकारी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब से आने वाली है। तो वैकेंसी जब भी आएगी तब आएगी, लेकिन जो बच्चे महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं वो साध्य से अभी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि साध्य के द्वारा महिला सुपरवाइजर की बैच चालू कर दी गई है। क्योंकि सबको पता चल गया है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए साध्य ने अपना पहला कदम चल लिया है, तैयारी अभी से चालू कर लिए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे महिला सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल साध्य में कांटेक्ट करें। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की हिंदी विषय के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है, जिसमें 1200 प्रश्नों का संकलन है। 1200 प्रश्नों का संकलन है हिंदी वर्ग 2 के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अवेलेबल है, आप लोग बिल्कुल इसको परचेज करके यहाँ पे 1200 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बढ़िया। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कथन है हिंदी में अग्नि, वत्स, हरिद्र जैसे शब्द तत्सम श्रेणी में आती हैं क्योंकि ये संस्कृत के मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। क्या ये बात सही है? कारण क्या कह रहा है, तत्सम शब्दों का विकास प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के स्थानीय बोलने वालों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण के कारण हुआ है। बताएंगे भाई कौन सा सही है इसमें? हम्म पहले का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। करिश्मा जी का आंसर गलत हो गया है। हम्म ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितने बच्चे हैं उनका आंसर तो सही आ रहा है। ओके, ज्यादातर 90% बच्चों का आंसर गलत सही आ रहा है। एक दो बच्चों का आंसर गलत है। फॉन्ट थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि मेरे क्वेश्चंस थोड़े बड़े रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हिंदी में अग्निवत, हरिद्र ये सब तत्सम शब्द के श्रेणी में आते हैं। ये कथन पहला सही है। ठीक है, पहला कथन जो है सही है। तत्सम शब्दों का विकास प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के स्थानीय बोलने वालों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण का कारण हुआ है। अरे भाई, तत्सम शब्द का विकास नहीं हुआ है, तद्भव शब्द का ऐसा विकास हुआ है। तद्भव शब्द जो है, तद्भव शब्द का जो विकास है वो अशुद्ध उच्चारण के कारण हुआ है। तत्सम शब्द तो वे शब्द थे जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे थे।
तत्सम शब्द वे शब्द थे जो संस्कृत में शुद्ध रूप में थे। संस्कृत में कैसे रूप में थे? शुद्ध रूप में संस्कृत में थे, उन्हें हमने तत्सम कहा। तद्भव जो है प्राकृत और अपभ्रंश भाषा की स्थानीय बोलने वालों के द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण के कारण तद्भव का विकास हुआ है। कारण जो है आपका गलत है, तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ए सही है और आर गलत है, तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक बात। चलिए भाई, यहां तक उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ में आई होंगी। पहले क्वेश्चन में किसी भी तरीके का परेशानी नहीं गया होगा। अरे आगे बड़ा बड़ा प्रश्न है ना, ठीक है, और इतना पर्याप्त साइज है यार, दिख रहा है, ठीक है, इतना पर्याप्त साइज है, आराम से दिखेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो, निम्न में से कौन से शब्द देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं? अब थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। कुछ कुछ नया क्वेश्चंस कर रहे हैं, पुराने और नए दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर चलेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलता है, ऐसे JKL दे दिया रहता है। और JKL कौन सा है बताओ? सभी JK और M। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, डेली करेंगे ऐसा, बिल्कुल भावेश, डेली ऐसे क्लासेस आपके लिए आएंगी। कल से हम लोग 4 बजे टाइम पे लाइव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, खटपट आपका देशज शब्द है, ठीक है, खटपट आपका कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तेंदुआ आपका देशज शब्द है। डोंगा आपका देशज शब्द है। लेकिन ये जो कूपन है ये देशज शब्द नहीं है, ये याद रखना। कूपन जो है फ्रांसीसी शब्द है। कूपन आपका फ्रांसीसी शब्द है, ये ध्यान रहेगा। कूपन किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर JK और M हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। JK और M हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। गाना होगा होगा टाइम से होगा, बच्चा होगा, ठीक है। मेहनत कर रही है टीम, ठीक है, आप लोगों के लिए, कंटेंट के लिए मेहनत करती है, एक एक चीज के लिए मेहनत करती है। इसमें भी मेहनत कर रही है कि टाइम पे चीजें हों। चलो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? विदेशी शब्द हैं। और सूची 2 में मूल भाषा स्रोत की, वो शब्द कहां से आया हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे सही सुमेलित करने का। ठीक है, मैं अगर पढ़ना चालू करूंगा क्वेश्चन तो उत्तर निकल जाएगा मेरे से। चलिए, हाँ छाप दो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप लोग को उत्तर छाप देना है। चलिए, कुछ याद है? हाँ सर, ये पुर्तगाली है, ठीक है, कैंची तुर्की शब्द है, और फारसी शब्द। ठीक बता रहे हो, ठीक है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, उत्तर मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान दो। अलमारी जो है आपका पुर्तगाली शब्द है। मैंने बताया था अलमारी का एक घर बनाता हूँ, रूम बनाता हूँ, रूम के अंदर अलमारी वगैरह बनवाता हूँ मैं, ठीक है। तो अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। कैंची, कैंची जो है तुर्की शब्द है। अदालत जो है अरबी शब्द है। और आराम जो है फारसी शब्द है। अब देख लेते हैं मिलान करके। पी का 3 कहाँ दिख रहा है? ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है पी का 3। ऐसे तो एग्जाम में मिलान करोगे। क्यू का 1 कहाँ दिख रहा है? इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में नहीं दिख रहा है, तो सी वाला उत्तर हो जाएगा। ज्यादा दूर हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है हमको। ठीक है, ऑप्शन सी जितने बच्चे कमेंट कर रहे हो बिल्कुल सही है। आई होप ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सबका कमेंट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? पर्यायवाची शब्दों के बारे में कुछ कथन कहा गया है। कह रहा है पर्यायवाची शब्दों के इस बारीक और उच्च स्तरीय वर्गीकरण पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? देखिए, सरसिज, कंज और इंदिवर, ये तीनों ही शब्द कमल के अत्यंत शुद्ध पर्यायवाची हैं। ये बोल रहा है विभावरी और क्षणिक दोनों शब्द बिजली के पर्यायवाची के रूप में पूर्णतः मान्य है। एल बोल रहा है द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी, दांत, ब्राह्मण तीनों के लिए अनेकार्थी रूप में किया जाता है। इनमें से कौन कौन सा सही है ये बताना है, जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए, क्या आ जाएगा?
जे और एल। हाँ, काफी हद तक सही हो आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। ओके, बढ़िया। चलो देखो, सरसिज, सरसिज जो है, सरसिज, ये शब्द नहीं सुनोगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। सरसिज, सरसिज, सरस धन ज से बना हुआ है सरसिज। सरस, सरस धन ज से बना हुआ है, इसका मतलब होता है तालाब में जन्मा। सरसिज का मतलब क्या होता है? तालाब में जन्मा, तालाब में जन्मा। और तालाब में जन्म होता है क्या? कमल का। तो तालाब में जन्मा अर्थ होता है सरसिज का, तो ये कमल का पर्यायवाची है। इंदिवर, इंदिवर जो है, इंदिवर नीला कमल को कहा जाता है। इंदिवर किसको कहा जाता है? नीला कमल को हम इंदिवर कहते हैं। नीला कमल, नीला कमल क्या कहलाता है? इंदिवर कहलाता है। तो इस हिसाब से इंदिवर भी पर्यायवाची है, सरसिज भी पर्यायवाची है, और कंज भी आपका कमल का पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है कंज जो है। तो ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, जे बिल्कुल सही है। के की बात करूं, विभावरी और क्षणिक दोनों शब्द बिजली के पर्यायवाची हैं। तो विभावरी जो है, ये जो विभावरी दिख रहा है, ये विभावरी जो है रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। ये बिजली का पर्यायवाची केवल क्षणिक जो है वो बिजली का पर्यायवाची है। तो जो के कथन है वो हमारा गलत है। तो के कथन यहाँ पे समझ में आ रहा है? के क्या है आपका? गलत। चे करेक्ट है। द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी, दांत, ब्राह्मण तीनों के लिए अनेकार्थी रूप में किया जाता है। तो एल भी आपका करेक्ट है। तो जे और एल आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। किसी अज्ञात या कठिन तद्भव शब्द को देखकर उसके मूल तत्सम रूप तक पहुंचने की मानसिक वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इसको क्लासरूम में पढ़ाया जाए। ये क्वेश्चन ऐसे है जिसको आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा? एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, समझना। अगर मेरे पास कोई तत्सम शब्द मिल जाता है मुझे, ठीक है, तत्सम शब्द अगर मेरे पास है, जैसे कि मैं बोलूं सांवला, ठीक है, सांवला, ठीक है, जस्ट इमेजिन करना सांवला। आप क्या क्या कथन दिया हुआ है समझो। तद्भव शब्द के क्षेत्रीय उच्चारण के विकारों को पहचानना, शब्द के अर्थ और लोक व्यवहार में उसके अर्थ के विस्तार को समझना। तो सबसे पहले अगर मैं तद्भव शब्द को देखूंगा, तो सबसे पहले मैं उसके अर्थ और लोक व्यवहार को समझने का प्रयास करूंगा। क्या सांवला का अर्थ मैं समझने का प्रयास करूंगा? पहला कार्य तो यही रहेगा ना, कि शब्द अगर मेरे पास है तो उस शब्द के बारे में जानूं, उस शब्द के अर्थ के बारे में समझूं। तो लोक व्यवहार में या उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ के विस्तार को समझने का मैं प्रयास करूंगा। पहला चीज तो ये करूंगा। तो के पहले क्रम में आ जाएगा। ठीक। दूसरा क्या करूंगा? दूसरा, ध्वनि नियमों के आधार पर उसकी मूल संस्कृत धातु रूप का अनुमान लगाना। नहीं, ये नहीं करेंगे। मानक शब्दकोश से मिलाकर उसकी प्रामाणिक तत्सम होने की पुष्टि करना, ये तो लास्ट में करेंगे। दूसरा करेंगे, तद्भव शब्द के क्षेत्रीय उच्चारण विकारों को पहचानना। जैसे कि सांवला मैंने लिखा था यहाँ पे, सांवला, ठीक है, ये कैसे परिवर्तित हुआ होगा? श्यामल से परिवर्तित हुआ होगा क्या? श्यामल से परिवर्तित हुआ होगा। तो यहां पर ये देखना, ठीक है, कि ये जो है क्षेत्रीय उच्चारण के विकार, मतलब ये जो स है वो किस कारण विकार में परिवर्तित हुआ है। ये सलजम के स से सरोता के स में जो परिवर्तित हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? विकार पैदा होना। ठीक है, तो ये विकार किस तरीके से आया है ये देखना। दूसरा स्टेप यही रहेगा, तो जे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा? ध्वनि के नियमों के आधार पर मूल संस्कृत धातु या रूप का अनुमान लगाना। फिर हम इस शब्द का अनुमान लगाएंगे कि शायद ये वाला है। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग क्या करेंगे? उस शब्द का अनुमान लगाएंगे। उसके बाद मानक शब्दकोश से उसको मिलाकर देखेंगे कि क्या ये प्रामाणिक रूप से तत्सम शब्द है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में कौन आएगा? एम। लास्ट में कौन आएगा? एम। के जे एल एम। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है सारी चीजें? नहीं समझ में आ रहा कुछ? पढ़ोगे तभी तो आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलो। चलिए, क्वेश्चन ध्यान देखिए। क्वेश्चन है मुहावरा के संदर्भ में। कथन कह रहा है, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, जैसे अंगूठा दिखाना। क्या बात सही है?
मुहावरा जो है लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, अपने सामान्य अर्थ। अंगूठा और दिखाना से कोई अर्थ बन रहा है क्या? नहीं। अंगूठा दिखाना का कुछ और अर्थ है क्या? अंगूठा दिखाना का कुछ और अर्थ है? मुहावरे में यही तो होता है। मुहावरा में क्या होता है? एक वाक्यांश होता है और उस वाक्यांश का कोई और अर्थ होता है, जिसका हम वाक्य में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मुहावरा में क्या होता है, आपका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? लाक्षणिक अर्थ होता है। लाक्षणिक मतलब इसी लाक्षणिक अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी बोलते हैं। लाक्षणिक अर्थ को और क्या बोलते हैं? सांकेतिक अर्थ भी बोलते हैं। अच्छा, कारण मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं। गड़बड़ हो गया क्या? यही पर गड़बड़ हो गया क्या? मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं क्या? पूर्ण वाक्य कौन होते हैं? लोकोक्तियां। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं और इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी वाक्य के भी पूर्ण अर्थ देने के लिए किया जाता है। तो ये तो जो दिया है लोकोक्ति का परिभाषा दिया है, तो कारण जो है वो प्योर गलत है। कथन बस सही है। कथन बस हमारा क्या है? सही है। कथन सही वाला विकल्प कौन सा है? डी। कथन सही है किंतु कारण गलत है। कितने बच्चों का आंसर यहां तक सही हुआ है? सभी का सही हुआ है? हम्म। ठीक। सिक्स का डी। सर फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार और बताओ ना। फिफ्थ क्वेश्चन में एक बार और क्या बताऊं बच्चा? आप वीडियो को फिर से रिकॉल करके देख लीजिएगा, यहाँ पे समय सबका कीमती है ना, समझो इस बात को। ठीक है। आप वीडियो को दोबारा रच चला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चलो, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन से युग्म प्रशासनिक शब्दावली और व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे विलोम शब्द और आपको बताना है कि कौन से विलोम शब्द सुमेलित हैं। विलोम शब्द पूर्णतः सुमेलित है ये बताना है। पूर्णतः शुद्ध है, सुमेलित बताना है। कौन से सुमेलित है ये बताओ। कौन कौन से इसमें सुमेलित है ये बताओ। जे के एल एम चार ऑप्शन दिया हुआ है। अमर्त्य का क्या मर्त्य होता है? उन्मिलन का निमिलन होता है। ऋजु का वक्र होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है। विलोम शब्द का जोड़ा है। कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत या सही या सभी सही या कौन से गलत है ये बताने। बिल्कुल देखो, चलो उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं मर्त का अमर्त होता है, विलोम शब्द सही है। उन्मिलन का निमिलन होता है। ठीक है। उन्मिलन का आंखों का मिलना, आंखों का नहीं मिलना, उन्मिलन निमिलन। ठीक है। ऋजु मतलब सरल रेखा होता है और वक्र मतलब मुड़ा हुआ रेखा होता है। तो ये एल भी सही है। व्यष्टि समष्टि, आप लोग अर्थशास्त्र के दो प्रकार पढ़ोगे, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब एक होता है, समष्टि मतलब समूह। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये भी सही है। जे के एल एम चारों सही हैं। चारों ही सही हैं। क्लियर? ऐसा ही तो डाउट होता है और एग्जाम में गड़बड़ होता है। हाँ, दोनों अपोजिट वर्ड है। उन्मिलन का निमिलन होता है। ठीक है। उन्मिलन का निमिलन होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई साहब। मेहनत करके आ रही साथ देगी टीम। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग 4 से 8 एक्टिव रहोगे कि नहीं रहोगे। ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ आ जाओ। अनेकार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न है, ये मिलाने का प्रयास करो। अनेकार्थी शब्द इस तरफ दिखा। हरि के बारे में तो मैंने बता दिया है, हरि के बारे में तो सब सही करके बैठोगे। ठीक है, एक ही से काम बन जाएगा। लेकिन प्रयास करो बाकी को मिलाने का, सही सही मिलाने का प्रयास करना और थोड़ा सा याद करने का भी प्रयास करना। इसमें सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंग को एग्जाम में बहुत पूछता है। सारंग हो गया, हरि हो गया, बहुत पूछता है। पुष्कर को एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछा हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंट में पुष्कर को पूछा हुआ है कुछ टाइम पहले। बताएंगे भाई। तो सबसे पहले तो हरि को मैच कर लेता हूँ। हरि का पर्यायवाची क्या होता है बताओ तो। हरि आए हरि को देखकर, हरि गए हरि को देखकर। सांप और मेढक के ऊपर एक व्यंग बनता है कि सांप जो है मेढक को देखकर भाग जाता है। तो सांप को देखकर कौन आता है? मेढक। और मेढक सांप को देखकर भाग जाता है। तो इसी के ऊपर वाक्य है, हरि आए हरि को देखकर, हरि गए हरि को देखकर। ठीक है। तो सांप और मेढक को, यहाँ पर मेढक नहीं है, ठीक है, लिख दे रहा हूं, मेढक भी होता है। ठीक है। मेढक, सर्प, सिंह, वानर, सूर्य, ये सब हरि के, ये सब हरि के अनिकार्थी हैं। ठीक है।
ठीक। सारंग, सारंग का अनेकार्थी है मोर, हिरण, चातक, धनुष। मोर, हिरण, चातक, धनुष। मोर, हिरण, चातक, धनुष, ये सारे किसके अनेकार्थी हैं? सारंग के। ठीक है। पुष्कर, पुष्कर तालाब को कहा जाता है क्या? तालाब। आकाश को भी पुष्कर कहा जाता है, कमल को भी पुष्कर कहा जाता है, पानी को भी पुष्कर कहा जाता है। इससे पहले पता था? ठीक है। कौशिकी, कौशिकी मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सिंह को भी बोला जाता है, आकाश को भी बोला जाता है और विष्णु को भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैच करो तो देखो, पी का 4 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। नहीं, पी का 3 है, पी का 3। ठीक। क्यू का 2, क्यू का 2, आर का 4, एस का 1, ऑप्शन ए। ठीक, कुछ नया सीखने को मिला। ठीक, चलो। तद्भव शब्दों की प्रकृति और उनके ध्वन्यात्मक रूपांतरण के नियमों पर विचार कीजिए। तत्सम शब्दों की, तद्भव शब्दों की प्रकृति, किसकी? तद्भव शब्दों की। देखते हैं जे क्या बोल रहा है। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त स प्राय तद्भव रूप में बदलने पर स हो जाता है, संतरा का स हो जाता है, जैसे श्यामल का सांवला। क्या ये बात सही है? क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही तो लग रहा है सर, पहला कथन सही है। ठीक। संस्कृत का व ध्वनि तद्भव रूप में बदलने पर अधिकांशतः ब ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वणिक का बनिया, वक का वक का बगुला, वक का बगुला। तो ब में परिवर्तित हो जाता है, व जो है ब में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हमने नियम में पढ़ा है। तत्सम शब्दों का यह स्वर तद्भव में हमेशा अपरिवर्तित रहता है तथा उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। इस बारे में विचार करो, तत्सम शब्दों में यह स्वर में कोई परिवर्तन आता है क्या? तद्भव शब्दों में यह स्वर में कोई परिवर्तन आता है? हम्म। अब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा ना। चलो, इसलिए तो इसका उदाहरण नहीं दिया हुआ है ताकि आप लोग फंसो। नाइन्थ का आंसर बताएंगे? हाँ भाई, सुनो इधर। जैसे कि मैं बोलूं यजमान, यजमान, आजकल क्या हो गया है? यजमान, जजमान हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है? यजमान का क्या हो गया है? तो यह जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है? ज में। तो यहाँ पर यह स्वर तद्भव में हमेशा परिवर्तित रहता है, ये कथन क्या है? गलत। परिवर्तित होता है, इसका मतलब एल क्या है आपका? गलत है, मतलब जे और के बस सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक बात। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, प्रश्न है, किसी लोकोक्ति के जन्म और समाज में उसके स्थापित होने के ऐतिहासिक व व्यवहारिक चरणों को सही क्रम में लगाएं। किसी लोकोक्ति का जन्म कैसे होता है, लोकोक्ति का जन्म कैसे होता है और कैसे उसको सही क्रम में जमाना है, ये आपको देखना है। ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक या सामाजिक घटना घटित होना, उस घटना से निकलने वाले निष्कर्ष को किसी व्यक्ति द्वारा एक संक्षिप्त तीखे वाक्य के रूप में समाज के सामने कहना, लोक जीवन द्वारा उस तीखे वाक्य को अपनी सहमति देना और बार बार दोहराना, भाषा में वह वाक्य एक स्वतंत्र और अकाट्य सत्य या कहावत के रूप में स्थायी हो जाना। इसका सही क्रम मैं जिस क्रम में बोला हूं वही है क्या? सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकोक्ति का उद्भव होता क्या है, तो पुराने समय में लोकोक्ति का उद्भव हुआ कैसे है मैं बता देता हूं एक बार। कि कोई भी घटना घटती थी तो उससे ना बुजुर्ग लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि भैया ये ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। समझ में आया? जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा, जिन ढूंढा तिन पाई या गहरे पानी बैठ, ये लोकोक्ति कैसे बना? बुजुर्गों ने देखा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी मेहनत करता है उसको परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है। तो जिन ढूंढा तिन पाइया, मतलब जिसको खोज रहे वो मिलेगा, बस आपको गहरे पानी में बैठना होगा अर्थात आपको मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लोकोक्ति कैसे आया है? अनुभवों से। और अनुभव कहां से आए होंगे? घटनाओं से, प्राचीन घटनाओं से। अनुभव कहां से आया होगा? प्राचीन घटनाओं से आया होगा। तो देख लेते हैं, किसी क्षेत्र में कोई विशेष ऐतिहासिक या सामाजिक घटना घटित होता है, पहला कथन तो यही हो जाएगा जे। जे के बाद क्या हो जाएगा? उस घटना से निकलने वाले निष्कर्ष किसी व्यक्ति द्वारा एक संक्षिप्त तीखे व्यंग के रूप में समाज के सामने कहना,
तो के हो जाएगा। फिर उसके बाद लोक जीवन द्वारा उस तीखे वाक्य को अपनी सहमति देना और बार बार दोहराना, लोग उसका बार बार यूज करेंगे तभी तो वो कहावत बनेगा। ठीक है, तो बार बार लोग उसका यूज करेंगे और लास्ट में क्या होगा, भाषा में वह वाक्य एक स्वतंत्र और अकाट्य सत्य कहावत के रूप में स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो एम लास्ट में आ जाएगा, तो JKLM ऑप्शन ए कर हो जाएगा। JKLM किसमें दिया हुआ है, सी में। ठीक है, तो समझ में आया कि ये प्रश्न? यस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपके कब क्लियर होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तभी बनेंगे ये। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, ध्यान दो, याद रखना अभी सिर्फ मैं इकाई 2 को पढ़ा रहा हूँ, हर एक 6 इकाई आप लोग का है, मैं हर रोज अलग अलग इकाई लेकर आऊंगा, हर रोज हम लोग अलग अलग इकाई के ऊपर डिस्कस करेंगे, और कम से कम 6 इकाई है, और इकाई 2 से मैं चालू कर रहा हूँ, तो कम से कम अगर एग्जाम के आते आते तक अगर मैं बात करूँ तो हर एक इकाई का कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन लगा के बैठे रहेंगे, पर्याप्त रहेगा। नॉलेज की दृष्टि से हम लोग का कम से कम बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, वो बहुत बिल्डअप हो जा रहेगा डेली अगर करते हैं तो। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, 300 बच्चे आप लोग हो चुके हो, जुड़ चुके हो, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दोगे, वीडियो को बूस्टअप मिलेगा, मुझे भी थोड़ा सा एक ऊर्जा का एहसास होगा आप लोगों के मोटिवेशन से। ठीक है, आप लोग जब मुझे मोटिवेट करोगे लाइक के माध्यम से तो मुझे और बेहतर फील होगा। चलिए भाई, बिल्कुल लाइक कर देंगे। हाँ, इस प्रश्न के बारे में देखो, कथन कह रहा है अरविंद, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये सभी शब्द केवल और केवल कमल के ही विशेषण या पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या पता क्यों नहीं हो सकता, अरविंद, उत्पल और पुंडरीक और राजीव ये सभी केवल और केवल कमल के ही पर्यायवाची क्यों नहीं हो सकते? केवल हर बार गलत नहीं होता, 90% केस में गलत होने की संभावना बनती है, लेकिन संभावना रहती है। ठीक है, कारण पर्यायवाची शब्द हमेशा पूर्ण प्रतिस्थापनीय होते हैं, अर्थात वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका कोई भी पर्यायवाची रख देने से वाक्य का अर्थ और सौंदर्य कभी प्रभावित नहीं होता। क्या ये बात सही है कि अगर आप क्या करो कि कोई पर्यायवाची है, किसी शब्द का कोई पर्यायवाची है, अगर वो किसी वाक्य में प्रयोग हुआ है तो उसके जगह उसको प्रयोग करोगे पर्यायवाची को, तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा या उसकी सुंदरता वैसी ही बनी रहेगी? सोचो, क्या पर्यायवाची शब्द कोई भी वाक्य में या किसी भी कथन में पर्यायवाची शब्द को प्रतिस्थापित किया जा सकता है? देखो, देखो कथन क्या बोल रहा है, अरविंद, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये सभी केवल और केवल कमल के ही विशेषण या पर्यायवाची में प्रयुक्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन समझो, पर्यायवाची शब्द हमेशा पूर्ण प्रतिस्थापनी, हमेशा पूर्ण प्रतिस्थापनी नहीं होगा। समझना, मैं बोलूं गंगा का जल, गंगा का जल, समझो गंगा का जल की जगह मैं गंगा का पानी बोलूंगा तो उतना अच्छा फील आएगा क्या? गंगा का पानी, गंगा का जल, गंगा का पानी, अंतर समझ में आ रहा है? जल भी वही है और पानी भी शब्द वही है, दोनों पर्यायवाची है, लेकिन अर्थ में भिन्नता आ रही है। इसमें हमको शुद्धता महसूस हो रहा है और इसमें शुद्धता महसूस नहीं हो रहा है, तो अर्थ में भिन्नता आ रही है, तो पूर्ण प्रतिस्थापनीय नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पूर्ण प्रतिस्थापनीय नहीं होता है, और सौंदर्य भी अपना शब्द क्या करता है, वाक्यांश जो है अपना सौंदर्य भी खो देता है, तो कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम रहता ही है। ठीक है, आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करोगे तभी काम बनेगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग को साथ पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। एक बात, नहीं नहीं, व्यापम के क्वेश्चन को कहां से चोरी करूंगा जी, ऐसा रहता तो वही पेपर दे के नहीं निकाल लेता। हाँ, क्वेश्चन देकर थोड़ा साइड हो जाया करें। ओके भाई, हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन दिए और हम दूर से पढ़ लेंगे अब। ठीक है, संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी में आकर थोड़े बदल गए हैं, निम्न में से कौन से शब्द शुद्ध अर्ध तत्सम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अब आप लोग बोलोगे सर अर्ध तत्सम तो पढ़े, अर्ध तत्सम तो पढ़े नहीं है, तो सिलेबस में है नहीं आप लोग के, लेकिन एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं है, आजकल आसपास की चीजों को पूछ दे रहा है। ठीक है, अर्ध तत्सम तो है, तत्सम ठीक है ना, मैं बताता हूँ फिर। ठीक बोल रहा हूँ।
हाँ भाई, चलिए बताएंगे जल्दी। इनमें से कौन से शब्द अर्थ तत्सम है? कॉमन सेंस लगाओगे तो बन जाएगा। जैसे पैटर्न है, जैसा एग्जामिनर पूछ रहा है वैसे ही लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने आसपास के जितने भी यूपी पीसीएस और आपके एमपी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका थोड़ा सा समावेशन किया है। एग्जाम में आ रहे हैं इस तरीके के प्रश्न, समझना। ठीक है, देखो, एक होता है आग। आग होता है, आग शब्द। आग आपका तद्भव है क्या? और इसका तत्सम क्या है? अग्नि। और इसके बीच में अगिन फंसा हुआ है, मतलब ये क्या होगा? अर्ध तत्सम। तो ये अर्ध तत्सम है। ठीक है, एक शब्द आपका है अक्षर। अक्षर आपका तत्सम शब्द है क्या? और इसका तद्भव आखर होता है। होता है, ये सब पढ़े हुए हो। इसका मतलब ये जो अक्षर दिया हुआ है ये अर्ध तत्सम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक आपने शब्द सुना होगा कार्य। कार्य, कार्य का तद्भव होता है काज। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है कारज। इन दोनों के बीच में क्या फंसा हुआ है? कारज। एक शब्द होता है आपका खीर। खीर, तत्सम होता है खीर का क्षीर। और खीर, इसका तद्भव, इसका अर्थ तत्सम नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो खीर दिख रहा है ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है। ये क्या है? आपका तद्भव। तो ये उत्तर में नहीं आएगा। तो जे के और एल हमारा उत्तर हो जाएगा। जे के और एल। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में? एग्जाम में आप ये पक्का कर सकते थे कि ये जो खीर है, ये खीर कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। खीर तद्भव शब्द है, मतलब जितने में भी एम है वो तो कम से कम उत्तर नहीं होगा। तो 50% काम आपका ऐसे ही हो जाता। ठीक है, अब 50% में रिस्क लेना था थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते रहो। आ जाओ। सूची एक, विलोम युग को सूची दो विलोम के प्रकार या प्रकृति से सुमिलित कीजिए। राजा का रंक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, राजा का रानी, वादी का प्रतिवादी। ये कुछ विलोम शब्द का ग्रुप दिया हुआ है। कैसे ये विलोम शब्द में परिवर्तित हुए हैं, उनमें क्या नियम लगा हुआ है ये बताना है, व्याकरणिक प्रकृति बताना है। ठीक है, तो राजा का रंक कैसे परिवर्तित हुआ है? पूर्णतः भिन्न शब्द द्वारा बना विलोम शब्द है क्या? पूर्णतः भिन्न शब्द द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। प्रत्यक्ष का क्या हो गया? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। ठीक है, अच्छा, राजा का रानी, यहाँ पे लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द बना हुआ है क्या? आर का टू हो जाएगा। ठीक, वादी का प्रतिवादी, यहाँ पर प्रति क्या दिख रहा है? उपसर्ग। तो इसका वन हो जाएगा, एस का वन। और प्रत्यक्ष का परोक्ष, संस्कृत के पारंपरिक विलोम शब्द हैं ये। प्रत्यक्ष का परोक्ष। अब देखो उत्तर क्या हो जाएगा? P3Q4, P3Q4 R2। R2 कहाँ दिख रहा है? P3Q4 R2 S1 बी में दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी। अब जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्या आप लोग का उत्तर सही आया है? बहुत सारे बी छाप रहे हो। ठीक, बी 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 बी, बहुत बढ़िया। बी, ओके, बहुत बढ़िया। बी, बी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। हम्म, बी, ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। हम्म, मुहावरे और लोकोक्तियों के संरचनात्मक और व्याकरणिक नियमों का परीक्षण कीजिए। चलो देखते हैं। मुहावरे के अंत में प्राय, हट जाता हूं मैं, पढ़ रहा हूं एक बार। मुहावरे के अंत में प्राय क्रिया सूचक शब्द के साथ ना लगा रहता है। के बोल रहा है यदि वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो लिंग वचन और कारक के अनुसार मुहावरे के क्रिया रूप में परिवर्तन हो जाता है। वेल बोल रहा है लोकोक्ति का प्रयोग करते समय उसके क्रिया रूप या मूल शब्दों में लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वहां ज्यों का त्यों रखा जाता है। अब बताओ ये कौन कौन सा इसमें से सही है? ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करेंगे। नहीं नहीं, जे और एल होगा क्योंकि उसमें ना क्रिया रूप का परिवर्तन नहीं होता। जो का त्यों रखा है, जे और एल। मुहावरे की बात कर रहा है। देखो, मुहावरे के अंत में प्राय क्रिया के साथ
क्रिया के साथ ना शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि मुंह फुलाना, मुंह फुलाना, मुंह फुलाना क्रिया के साथ ना छुपा हुआ है। ठीक, दूसरा, यदि वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो लिंग वचन काल और कारक के अनुसार मुहावरे की क्रिया रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि क्रिया के रूप में परिवर्तन होगा ना, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आएगा। मुंह फुलाना वैसे का वैसा, मुंह फुलाता, मुंह फुलाती है, मुंह फुलाते हैं, ऐसा हो जाएगा क्या? वो क्रिया रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होगा ना। तो जो आपका मुहावरा रहता है उसमें परिवर्तन आ जाता है जब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं लिंग वचन और कारक के आधार पर। लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, लोकोक्ति ज्यों का त्यों प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, आपके पूरे वाक्य है, पूरा वाक्य है, और वाक्य में परिवर्तन आप ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। तो ये ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। तो जे, के और एल तीनों सही हैं। तो इस आधार पर आपके ऑप्शन, हाँ, परिवर्तन हो ही जाता है, परिवर्तित करते नहीं है, परिवर्तित हो जाता है। नहीं नहीं, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी संस्कृत शब्द के समय के साथ अपभ्रंश होते हुए आधुनिक हिंदी वह बनने की ऐतिहासिक विकास यात्रा को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये प्रश्न देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, आप लोग पढ़ो और उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। सर, आधा क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिखना था सर। कट रहा है क्या? एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अगर कट रहा होगा तो क्या आएगा आप लोग के हिसाब से आंसर? अरे नहीं तो कट रहा है भाई, कहाँ कट रहा है दोस्त? सही तो है। देखो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मुझे तत्सम शब्दों से तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों की यात्रा बताना है कि तत्सम से तद्भव। आज जिन शब्दों को बोल रहे हैं उसको तद्भव बोलते हैं, और पहले जिन शब्दों को बोलते थे उनको क्या बोलते थे? तत्सम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा सबसे पहले आया क्या? संस्कृत भाषा सबसे पहले आया। फिर संस्कृत भाषा की बात करूं तो इसी में आपका वैदिक संस्कृत आया, वैदिक संस्कृत आया, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आया, आया। फिर इसी के बाद क्या आया आपका? पाली भाषा आया। पाली के बाद इसके बाद क्या आया? प्राकृत आया। प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश आया, और इसी अपभ्रंश का आगे विकास, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, इसी हिंदी भाषा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ढूंढना है कहाँ कहाँ पे आपका वैदिक या संस्कृत। सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? वैदिक संस्कृत। कहाँ दिख रहा है? के में। तो के पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? इस क्रोनोलॉजी में कौन है? प्राकृत भाषा, जे सेकंड नंबर पे आ जाएगा। मैं बाकी चीजों को पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश काल की बातें आएंगी जो कि एल में है, और उसके बाद क्या आएगा? आधुनिक हिंदी, जो कि एम में है। अब कथन कुछ भी दिया हो उसको मतलब नहीं है, हमारा हिंट यहाँ पे छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? हमारा हिंट यहाँ पे छुपा हुआ है इन शब्दों में, कि इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस हिसाब से हमारा KJLM हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन ए। मैंने बाकी चीजें पढ़ना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है कि यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, बिल्कुल ए उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न ये लो, मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग बताएंगे। अब ये प्रश्न एग्जाम में इतने बार रिपीटेड है, आप लोग गलत करोगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये आप गलत करोगे तो ठीक नहीं होगा। चलो, 16 का क्या हो जाएगा? बी।
चलो, अली और आली सुनने में समान लगते हैं, परंतु श्रुति सम भिन्नार्थक नियमों के अनुसार अली का अर्थ भंवरा होता है और आली का अर्थ सखी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अली का अर्थ क्या होता है? भंवरा। और आली का अर्थ क्या होता है? सखी। ये कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन क्या बोल रहा है? कारण बोल रहा है हिंदी भाषा में मात्राओं के सूक्ष्म हेरफेर, जैसे कि छोटा ई को बड़ा ई लिख देने से शब्द के अर्थ में गंभीर परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होगा भाई? जैसे कि मैं लिखूं ये दिन, ये छोटा वाला दिन लिखा मैंने, दिन मतलब क्या होता है? दिवस। दिवस। और ये वाला दिन लिख दूं, बड़े वाला ई, तो दिन मतलब क्या होता है? फकीर। तो अर्थ में बदलाव तो बहुत बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरा कथन क्या हो जा गया आपका? असत्य हो गया, तो ये गलत हो गया। तो आपका कथन बस सही है और कारण गलत है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ। ठीक। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए कि नहीं लगाया है, आप ये बताओ। टाइम लगा के कैसे भी उसको लगाओ, तब ये नए क्वेश्चंस आपके लिए काम के हैं। आप मेरे से क्लास के बाद मिलना है एक आध दिन, ठीक है? टाइम निकल के 10-15 मिनट देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, चलो। अनेकार्थी शब्द अर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ पूरी तरह से सही और व्याकरण सम्मत है? अब ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्क का अनेकार्थी बताना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे, मुझे पता है। अर्क का अनेकार्थी आप सभी को बताना है। जल्दी कमेंट करेंगे अर्क का अनेकार्थी। अर्क का अनेकार्थी जल्दी कमेंट करेंगे। अर्क का अनेकार्थी जल्दी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग के लिए प्रिपरेशन का टाइम मुझे मालूम है सबको कम पड़ रहा होगा, ठीक है? मैं यही बोलता हूँ सबको बार बार कि एग्जाम में वही आगे बढ़ता है जो उस सेगमेंट को तैयार करता है जहां से सबसे ज्यादा नंबर आने की संभावना रहती है, ठीक है? आप लोग बोलोगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज अभी क्लास में अभी अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, ध्यान दो इधर। सब गलत कर रहे हो, ठीक है? ध्यान दो इधर। अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, अर्क का मतलब तांबा भी होता है, अर्क का मतलब मदार भी होता है, और अर्क का मतलब काढ़ा या सत्व भी होता है। ये चारों सही हैं। इस हिसाब से आपका उत्तर डी हो जाएगा। अब नहीं पता था तो एग्जाम में गलती होगा ही, ठीक है? अर्क का मतलब सूर्य, तांबा, मदार और काढ़ा। तांबा होता है ये नहीं पता रहा होगा किसी को, ठीक है? तांबा के बारे में किसको पता था, ये बताओ? तांबा का पता नहीं सर, यही तो एग्जाम में यही तो प्रॉब्लम है। तांबा का नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एग्जामिनर फंसा के ऐसा दिया हुआ है। आओ, जब तक 100% श्योर नहीं हो जाना एग्जाम में क्वेश्चन मत टिक करना। चलो भाई, गलती हो गया, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, लोकोक्ति सूची 1 में है, सूची 2 में उनके अंतर्निहित लक्षण या लाक्षणिक अर्थ को सुमेलित कीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। मैं पढ़ूंगा तो उत्तर बता दूंगा, इसलिए पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक? बहुत बढ़िया, मेरा भी सही है। चलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। ठीक है, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन लेके आया हूँ, मालूम था नहीं पता रहा होगा। चलिए, ध्यान दो। असरफिया लूटे कोयले पर मुहर, मतलब असरफिया जो है वो लूट गई, कोयलों को रखा हुआ है आदमी ने। 2 मिनट रुको ना यार, 2 क्वेश्चन बचा है। लेट से तैयार किए हो, आप ही का कंप्लेन करूंगा मैं, रुक जाओ। पता था। अच्छा। हाँ,
चलो ध्यान दो। असरफियां लूटे कोयले पर मुहर, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ की चिंता करना। तो पी का तो हो जाएगा, पी का हो जाएगा टू, पी का हो जाएगा टू। ठीक, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, जगह कम पड़ा है। पी का हो जाएगा टू। ठीक, क्यू के बारे में देख लेते हैं। अल्हड़ बछिया फांडे गाद, इसका मतलब क्या होता है समझना। जो जब नवजात शिशु बछिया जो जन्म लेता है तो बहुत ज्यादा कूद फांद करता है क्या? बहुत ज्यादा कूद फांद करता है कि नहीं करता है? तो याद रखना, नए अनुभव या कम उम्र में अत्यधिक उतावलापन होता है। ठीक है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का थ्री। ठीक है, ओछे की प्रीत बालू की भीत, ओछे की प्रीत बालू की भीत, अर्थात इसका मतलब होता है नीच या दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थायी होता है। नीच या दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थायी होता है, तो आर का हो जाएगा फोर। और एस बचा हुआ है, तो एस के लिए क्या हो जाएगा? नीम हकीम खतरा जान। नीम मतलब ऐसा हकीम जिसका जानकारी कमजोर है। नीम हकीम मतलब अलवा जलवा वाला हकीम, समझ में आ रहा है? नीम हकीम खतरा जान, इसका मतलब ये है योग्यता ना होने पर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। कहाँ गया जी? ये तो गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा है। नीम हकीम खतरा जान, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जानकारी कम होती है उससे, या कम जानकारी वाला इंसान ज्यादा खतरनाक होता है, या अधूरा जानकारी वाला इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि विकल्प नहीं है। P2Q3R4 के हिसाब से मैच कर लो। P2Q3 और R4 के हिसाब से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बेहतर विकल्प और होना चाहिए था यहाँ पे। योग्यता न होने पर भी घमंड करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। उससे बेहतर विकल्प और संभव है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है आज का मेरा, दो क्वेश्चन मेरा आज का और बचा हुआ है। हाँ, फोर्थ का थोड़ा सा उत्तर गलत है। ठीक, वही बात मैं बोल रहा था, डुप्लीकेट। ठीक है, हाँ चलो ध्यान दो। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों के ध्वनि परिवर्तन और पहचान के नियम पर विचार कीजिए। अरबी फारसी के जो शब्द हिंदी में आए हैं उनके नीचे मूल रूप से एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं। जैसे कि क ख ग ज फ, इनमें बिंदु लगा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। दूसरा कथन के क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा के जिन शब्दों में ओ की ध्वनि होती है हिंदी में उन्हें लिखते समय अर्धचंद्र प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं तो अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? डॉक्टर अंग्रेजी शब्दों में डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर हम लोग लिखते हैं डॉक्टर इस तरीके से, तो डॉक्टर में ये इस तरीके से चंद्राकार हम लोग लिख देते हैं। तो ये अंग्रेजी शब्द है, पता चल जाता है। तो जे भी सही है, के भी सही है। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। पुर्तगाली भाषा के शब्द केवल कानून और अदालत तक ही सीमित हैं क्या? पूछ रहा है। पुर्तगाली भाषा के शब्द केवल कानून और अदालत तक ही सीमित है, आम बोलचाल की वस्तुओं में उनका कोई प्रवेश नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, पुर्तगाली शब्द तंबाकू, कितना प्रवेश है उसका तंबाकू का हमारे जीवन में? ठीक है, पुर्तगाली शब्द है तौलिया, साबुन, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पुर्तगाली शब्दों का हम लोग रोजमर्रा के जीवन में रोजाना प्रयोग करते हैं पुर्तगाली शब्दों का। तो कानून और अदालत में किनका प्रयोग होता है? अरबी फारसी शब्दों का, अरबी फारसी शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ये भी दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एल जो है पूर्णतः गलत है, तो जे और के आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा स्पीड मेरा बढ़ा हुआ है क्योंकि क्लास का टाइम मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जल्दी से। पर्यायवाची शब्दों के ऐतिहासिक स्रोतों के उद्गम के क्रम में शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अनल और पावक, ये वैदिक संस्कृत कालीन अग्नि के नाम है। कृष्णाणु और वैश्वानर यज्ञ और दार्शनिक ग्रंथों के अग्नि के नाम है। आग मध्यकाल और प्राकृतिक अपभ्रंश में विकसित रूप। फायर बर्निंग आधुनिक काल में वैश्विक संपर्क से स्वीकृत रूप। बताओ क्या क्रम होगा? सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? जहां से हिंट लो, शब्दों से हिंट मत लो। वैदिक संस्कृत पहले आएगा क्या? तो सबसे पहले जे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? दार्शनिक ग्रंथ मतलब लौकिक साहित्य बाद में आए होंगे क्या? तो उसके बाद क्या आ जाएगा? कि दार्शनिक ग्रंथ मतलब आपके महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया। ठीक है, आग मध्यकाल और प्राकृतिक अपभ्रंश ये एल बाद में आया होगा। और एम फायर और बर्निंग का अर्थ यूज वर्तमान में करते हैं क्या? आधुनिक काल, एम आ जाएगा। जे के एल एम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, जाने से पहले कुछ जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ।
साथ पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आप लोग के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। क्यों? कारण मैं बता रहा हूँ। इस ई बुक की खास बात यह है कि इस ई बुक में शिक्षण शास्त्र के लिए जितनी जरूरी जानकारी चाहिए, सारी जानकारी इस ई बुक में आपको मिलेगी। इस ई बुक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इस ई बुक में आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हैं। जैसे कि भाषा का अर्जन एवं अधिगम, यहाँ पे पहला टॉपिक दिख रहा होगा, भाषा का अर्जन और अधिगम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषाई कौशल, विविध स्तर पर भाषा शिक्षण की चुनौतियां, सहायक शिक्षण सामग्री, आकलन और मूल्यांकन, निदान और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हैं और डिटेल से सारी चीजों को व्याख्या के साथ दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ कि इसके अंतर्गत जो पीडीएफ है वो किस तरीके से दिखता है। तो ये आप लोग पीडीएफ को आप लोग देख पा रहोगे, इस तरीके से आपको पीडीएफ दिखाई देगी। ठीक है, इसका जो ई बुक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें ग्रीन कलर से मैंने चीजों को हाईलाइट किया हुआ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसके आसपास के और कौन से थ्योरी हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं अगर आप हिंदी शिक्षण शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। साथ में आपको हर एक यूनिट के लास्ट में विशिष्ट प्रश्नावली देखने को मिलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।